लास्ट क्लास में अपना चल रहा था मोटर प्रोटीन के बारे में पढ़ा रहे थे शायद, है ना। मोटर प्रोटीन चल रही थी। तो साइटोस्केलेटन के बारे में आपको क्या बताया था, ये सेल का एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला सिस्टम होता है ना। तो अपने अंदर जो साइटोस्केलेटन है वो मेनली 3 टाइप की प्रोटीन से बना होता है ना। कौन कौन सी प्रोटीन बताई थी उसमें? माइक्रोट्यूब्यूल, उसके बाद में माइक्रोफिलामेंट, और तीसरा बताया था इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल में आपको बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन के लिए एक प्रोटीन आती है जिसका नाम होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कितने आइसोफॉर्म है उसके? 2, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? डायमर बनाते हैं। और कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच रहेगा दोनों के साथ में? जीटीपी रहेगा। फिर चालू भी कर दी क्या? दोनों काम कर दिए क्या? रेड हो रही है ना, ठीक है। तो उसके बाद में दोनों के साथ में जीटीपी अटैच होगा, लेकिन अल्फा के साथ में जो जीटीपी अटैच होता है उसका कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। फिर उसके बाद में जब भी पॉलीमर बनाना होगा तो उसके लिए डायमर वाली फॉर्म में आता है ना। और एक माइक्रोट्यूब्यूल में कितने प्रोटोफिलामेंट मिलेंगे? 13 मिलेंगे ना। और एक प्रोटोफिलामेंट में कितने डायमर मिलेंगे? जितनी बोर्ड पर जगह होगी, मतलब उसका नंबर फिक्स नहीं है ना। वो तो माइक्रोट्यूब्यूल की लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसमें डायमर का नंबर बढ़ता जाएगा। तो एक माइक्रोट्यूब्यूल में प्रोटोफिलामेंट तो फिक्स है, 13 होते हैं। जैसे यहाँ से हम घर बनाना शुरू करें तो इसमें नंबर ऑफ ईंट फिक्स होगा ना, कितनी ईंट आएंगी एक बार में। लेकिन एक घर में कितनी ईंट लगेंगी वो तो डिपेंड करेगा कि आप कितना ऊंचा बना रहे हो। तो समझ में आ गई बात। एक माइक्रोट्यूब्यूल में कितने प्रोटोफिलामेंट होंगे ये तो फिक्स है, लेकिन उसमें कितने डायमर होंगे एक प्रोटोफिलामेंट में ये फिक्स नहीं होता। वो माइक्रोट्यूब्यूल की लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनका नंबर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे डीपॉलीमराइजेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका नंबर घटता जाएगा। फिर आपको बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल के 2 एंड होते हैं ना, एक तो होता है प्लस एंड, दूसरा होता है माइनस एंड। तो प्रीति ये समझ में आ गया कि प्लस एंड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। प्लस एंड का मतलब क्या होता है? प्लस एंड का मतलब रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगी वहाँ पे? ज़्यादा होगी। और डीपॉलीमराइजेशन जहाँ पर मिलेगा ज़्यादा मिलेगा वहाँ माइनस एंड दे दिया ना, नेगेटिव एंड दे दिया। अब पॉलीमराइजेशन की रेट कम होगी या ज़्यादा होगी ये डिपेंड करता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे और सेल में मिलने वाले डायमर की कंसंट्रेशन पे। तो आप चाहते हो कि पॉलीमराइजेशन ज़्यादा हो तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? आप चाहते हो पॉलीमराइजेशन की रेट ज़्यादा हो तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होनी चाहिए कम, और सेल में डायमर की कंसंट्रेशन होनी चाहिए ज़्यादा। तब क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा। अगर सेल में क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम पहुंच गई है ना डायमर की कंसंट्रेशन, डायमर या मोनोमर जो कुछ भी बोलो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? डीपॉलीमराइजेशन होगा। अब बात आती है, एक कंडीशन ऐसी आई थी जहाँ पे रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इक्वल हो गई थी रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन के। तो उस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया था? ट्रेडमिलिंग नाम दिया था ना। ट्रेडमिलिंग में एक डायनामिक कंडीशन है या स्टैटिक कंडीशन है? डायनामिक कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल माइक्रोट्यूब्यूल एक ही जगह पे है। माइक्रोट्यूब्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होगी, लेकिन ओवरऑल जो उसकी लेंथ है वो चेंज नहीं होगी ना। एक टर्म आया था कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ में क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल की जो लेंथ है वो अचानक से डिक्रीज हो जाती है ना, रैपिड डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको बोला था हमने कैटास्ट्रोफ। और इसको वापस से सही करने के लिए हम क्या करते हैं? उस माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर कैपिंग कर देते हैं ना, उसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है ना, उसको हम डायनामिक स्टेबिलिटी बोल देते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था है ना। फिर उसके बाद में और क्या पढ़ाया था आगे? यहाँ से न्यूक्लिएशन पढ़ाया था। तो न्यूक्लिएशन का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी रिएक्शन का इनिशिएशन स्टेप होता है। तो इनिशिएशन स्टेप जो होता है फास्ट होता है या स्लो होता है? स्लो होता है ना। किसी भी रिएक्शन का इनिशिएशन स्टेप स्लो होगा। तो उसमें आपको ग्राफ बनाया था, उसमें 4 फेज आती है ना, लैग, लॉग, स्टीडी और डिक्लाइन फेज आती है ना। लैग फेज में बहुत धीमी ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद में लॉग फेज में रैपिड ग्रोथ होगी माइक्रोट्यूब्यूल की, उसके बाद में स्टेबिलिटी आ जाएगी, और उसके बाद में धीरे धीरे उसकी लेंथ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक भी हमने देख लिया था है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये न्यूक्लिएशन का जो काम है ये करता कौन है? जैसे अपने सेल में माइक्रोट्यूब्यूल बनती है नहीं बनती, तो उसमें न्यूक्लिएशन होता होगा। तो ये जो न्यूक्लिएशन है इसके लिए मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल
माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो होता है इसमें मोस्टली कौन मिलता है? सेंट्रियोल। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के नाम पे है कौन? उसमें सेंट्रियोल होता है। एक नाम सुनाओ, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसको बोलते हैं? सेंट्रोमियर का बड़ा भाई कौन होता है? सेंट्रोसोम। सोनाली क्या होता है? सेंट्रोसोम। क्रोमोसोम का छोटा भाई क्या होता है बताओ? नहीं पढ़ा सेंट्रोसोम? प्रियंका यदुवंशी नहीं पढ़ा? सेंट्रोसोम देखो ये तो होता है ऐसे ऐसे एक दूसरे के है ना, ये वो रहते हैं 90 डिग्री के एंगल पर रहते हैं ना दो सेंट्रियोल। ये तो सेंट्रियोल हो गए। और इनके चारों तरफ क्या मिलता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अरे साइटोप्लाज्म ही तो मिलते हैं ना। ये कहाँ पे मिलेंगे? ये साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में। कुछ टाइम तो न्यूक्लियोप्लाज्म मिलते हैं, फिर उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। तो ये और इनके चारों तरफ का जो फ्लूइड है इनको मिला के बोलते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स को सेंट्रोसोम। मतलब सेंट्रियोल प्लस उनके चारों तरफ का फ्लूइड, उसको मिला के क्या बोला है? सेंट्रोसोम बोला है। और सेंट्रियोल समझ में आ गया। सेंट्रोमियर अब सेंट्रोमियर को भी भूल गए सेंट्रोमियर को भूल गए क्या? अरे जो क्रोमोसोम के बीच में मिलता है और ये कोई ज़रूरी नहीं कि बीच में मिले है ना। तो समझ में आ गया सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रियोल और उसके चारों तरफ का जो फ्लूइड है उसको मिला के हमने क्या बोला है? सेंट्रोसोम नाम दिया है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें माइक्रोट्यूब्यूल के बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से होती है। और उसमें मिलता कौन है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में? ये मिलता है आपका सेंट्रियोल। तो और अब बात आती है कि ये सेंट्रियोल किससे बन के मिल के बना हुआ है? प्रतीक्षा, ये सेंट्रियोल खुद किससे बना हुआ है? ये खुद माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। ये खुद भी किससे बना हुआ है सेंट्रियोल? अरे कल आपको बताया था ना 988+0 बताया था। तो इसका मतलब खुद भी किससे बना है? माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। तो ये जब बन जाता है उसके बाद में ये फिर दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल के न्यूक्लिएशन का काम करता है ना। ये उनको बनाने, ये क्या करता है एक्चुअल में? किसी भी जो माइक्रोट्यूब्यूल बनने की शुरुआत होती है उसके माइनस एंड को अपने अंदर ले लेता है ये। तो अब उसका डीपॉलीमराइजेशन होगा या नहीं होगा? डीपॉलीमराइजेशन रुक जाएगा। अब केवल क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा ना। तो इस तरीके से ये क्या करता है? पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करता है। मतलब डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करके जाता है ना, रोक के जाता है एक तरीके से। माइनस एंड को अपनी तरफ ले लेगा और प्लस एंड बाहर की साइड में रहेगा। तो ये क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा। और क्या डीपॉलीमराइजेशन भी कर सकता है? ये डीपॉलीमराइजेशन भी ये कर सकता है, लेकिन मेन काम क्या है अभी इसका? पॉलीमराइजेशन करने का है। समझ में आ गई बात। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रियोल नहीं मिलता। जैसे कि आपके प्लांट है ना, प्लांट में नहीं मिलता ये। तो फिर प्लांट में न्यूक्लिएशन होगा या नहीं होगा? प्लांट में माइक्रोट्यूब्यूल मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। प्लांट में भी माइक्रोट्यूब्यूल मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? ये सेंट्रियोल नहीं होता है ना। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर तो होगा लेकिन उसमें सेंट्रियोल नहीं होगा ना। उसमें एक प्रोटीन होती है इसकी जगह पे गामा ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने अल्फा पढ़ा था, बीटा पढ़ा था, अल्फा ट्यूब्यूलिन, बीटा ट्यूब्यूलिन और तीसरा होता है गामा ट्यूब्यूलिन। तो अल्फा बीटा तो डाइमर की फॉर्म में काम आते हैं ना, पॉलीमराइजेशन में काम आते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम नहीं करता। ये केवल क्या करता है? न्यूक्लिएशन प्रोवाइड करके जाता है ना, खुद इनकॉर्पोरेट नहीं होता है ना पॉलीमर में। समझ में आ रही बात? अल्फा और बीटा तो खुद पॉलीमर में इनकॉर्पोरेट होते हैं, लेकिन ये उनको इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करके जाता है, खुद उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं होता। समझ में आ गई बात? तो इसका काम है न्यूक्लिएशन प्रोवाइड करने का। समझ में आ गई पूरी बात? मतलब न्यूक्लिएशन की जिस जगह से शुरुआत होती है उसको उस जगह पे कौन मिलता है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। और माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में मिलता कौन है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करता है? न्यूक्लिएशन प्रोवाइड करने का काम करता है। माइनस एंड को अपने अंदर ले लेता है, प्लस एंड अपोजिट साइड में रहेगा इसके।
लेकिन कुछ प्लांट वगैरह हैं उनमें ये सेंट्रियोल नहीं मिलता, तो उनमें माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर तो मिलेगा फिर भी, लेकिन उसमें उनकी जगह पर क्या मिलता है, गामा ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि न्यूक्लिएशन प्रोवाइड करेगा। अब इसको छाप लिया जाए, वहाँ जगह नहीं हो लास्ट में छाप लेना, जरूर नहीं कि वहीं पर छापो। ओवरऑल तो आपको याद करना है सब कुछ ही। तो जो लोग नहीं आए शनिवार को उन्होंने बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया, क्योंकि ये तो फ्री की ट्रिप थी। यहीं से लेके गए थे सपना और यहीं छोड़ के गए थे आपको। क्या? हाँ, पैसों से भी लेके जाएंगे, पर रणथंभौर नहीं जाएंगे ना, रणथंभौर तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा ना, 850 रुपये तो टिकट है वहाँ पे। हैं? तो फिर क्या करेंगे इस जगह पे जाके? ऐसी जगह देखो जहाँ पर टिकट नहीं हो, मतलब जैसे अपन गए परसों है ना, तो माहौल भी बढ़िया और कोई टिकट भी नहीं। अक्टूबर में फ्री क्यों हो जाएगा? क्या बोल रहे हो? उससे बढ़िया तो फिर उदयपुर बढ़िया रहेगा ना। उदयपुर में रोप वे है घूमने के लिए और पहाड़ियाँ बहुत सारी हैं वहाँ पे उदयपुर में। लेक्स भी हैं बहुत सारी, जिसको बोटिंग का शौक है वो बोटिंग भी कर सकता है। क्या? एक दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि वहाँ जाने का खर्चा मान लो उदयपुर का एक बच्चे का कम से कम 3000 रुपये उदयपुर का, जो भी हम जाके आए ना तो इतना ही पड़ा था ना, क्योंकि सब लोग पैसे वाले नहीं है ना, सपना दिक्कत तो यही है ना। कहाँ पे? वृंदावन। अगली बार से तो ये करेंगे कि आपके ट्रिप के पैसे फीस में ही जोड़ दिया करेंगे, 2 ट्रिप फ्री कर दिया करेंगे। अभी जोड़ी कहाँ है फीस में तो आपका? नेक्स्ट टाइम से फीस अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि हम अभी एडमिशन ले लेते हैं। अब ऐसा थोड़ी है जैसे कि पिछली बार बच्चों से कम ली थी, अब फीस बढ़ाई है तो ऐसा थोड़ी कि उनसे ज़्यादा लिया। अब जिन बच्चों से कम में बात हुई थी पिछले साल फीस जो थी फिर हमने बढ़ा दी, तो ऐसा थोड़ी कि उनसे ज़्यादा ली। फिर अब आप सोच रहे हो कि फ़ीस कम कर दी तुम्हारी भी कम लो, है ना। उसके बदले में और कुछ बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ये तो शॉर्ट टाइम के लिए स्कीम है, तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। चलो, है ना, ये लिख लिया आपने। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्या करता है? न्यूक्लिएशन का काम करके जाता है ना माइक्रोट्यूब्यूल के लिए। आप देखो किसमें बिल्कुल हो सकता है ना, सेंट्रियोल होने नहीं होने का रोल पार्थेनोजेनेसिस में, क्योंकि लेकिन इसका मतलब ये है प्रतीक्षा कि ये नहीं होगा तो उसकी जगह पे कोई ना कोई आएगा। मतलब जो सेंट्रियोल का काम है, जैसे हमने क्या देखा है कि एनिमल सेल में से भी इसको उठा के देख लिया सेंट्रियोल को, तो भी हमने क्या देखा कि सेल ने डिवाइड किया। तो हम 100% ये नहीं बोल सकते कि इसका रोल सेल डिवीजन में होता है। जब इसको उठा के देखा ना सेंट्रियोल को, तब भी सेल ने डिवाइड किया। क्या? हाँ, ये एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा तो मोनोमर डाइमर हो गए, लेकिन ये केवल क्या करता है, उनको इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करता है पॉलीमर में ना, खुद उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। जैसे एक एंजाइम काम करता है ना,
एंजाइम क्या करता है, दो रिएक्टेंट्स में आपस में रिएक्शन करवा देता है, खुद जैसा है वैसा ही रहता है। तो ये भी वही काम करेगा, अल्फा और बीटा को तो इनकॉर्पोरेट करवा देगा लेकिन खुद वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये तो केवल न्यूक्लिएशन में क्या करता है, हेल्प करके जाएगा बस। अभी याद दिला देना, अभी उसका थोड़ा सा क्रोमोसोम का वो बताना है ना डायग्राम में। उससे पहले वो आपका मोटर प्रोटीन चल रहा था ना, मोटर प्रोटीन के बारे में कुछ लिखा थोड़ी था आपने, लिख लिया था मोटर प्रोटीन के बारे में। तो मोटर प्रोटीन किसको बोला है हमने, मोटर प्रोटीन बोलते हैं जिसके पास में ATPase पावर होती है जो किसी दूसरे को मूव कराने में हेल्प करके जाएगी, है ना। ऐसी प्रोटीन को हमने बोला है क्या, मोटर प्रोटीन। तो उसमें आपके थी काइनेसिन, डायनिन और मायोसिन भी लिख लिया था नाम। तो काइनेसिन, डायनिन और मायोसिन ये कैसी प्रोटीन है, मोटर प्रोटीन्स हैं। ये ATP का हाइड्रोलाइसिस करके दूसरी प्रोटीन को मूव कराने में हेल्प करके जाती है। वो वेसाइकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। पहले कौन सी पढ़ रहे थे हम, काइनेसिन पढ़ रहे थे। काइनेसिन कितनी डिस्कवर कर ली हमने आज के टाइम पे, 14 टाइप के ना, 1 से लेके 14 तक नाम है इनके। ये प्लस एंड डायरेक्टेड होती हैं, माइनस एंड डायरेक्टेड होंगी। ये होती हैं प्लस एंड डायरेक्टेड, लेकिन काइनेसिन 14 कैसी होती है, माइनस एंड डायरेक्टेड होती है ना। ये अगर स्टेटमेंट आता है कि काइनेसिन प्रोटीन्स आर प्लस एंड डायरेक्टेड तब तो होगा सही, और ऐसे आ जाए ऑल काइनेसिन आर प्लस एंड डायरेक्टेड तब हो जाएगा गलत। फिर उसके बाद में आपको बताया था इसके बारे में, जैसे एक डायग्राम बताया था ना, इसमें ये डायग्राम बताया था आपको। इधर कौन सा शहर था अपना, जयपुर, और इधर कोटा। आप में से किसी का जिला थोड़ी कोटा, किसी का भी जिला नहीं कोटा। तो अब सपोज करो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है ना, इस माइक्रोट्यूब्यूल का इधर तो है माइनस एंड और उधर है पॉजिटिव एंड। अब क्या करना है, हमको एक वेसाइकल बनानी है। ये बना दी मैंने वेसाइकल, और इस वेसाइकल पे कौन सी प्रोटीन अटैच करवाएं बताओ। अगर प्लस की तरफ जाना है हमें तो कौन सी अटैच करवाएं, काइनेसिन। ये हमने अटैच करवा दी इसके ऊपर काइनेसिन प्रोटीन। तो काइनेसिन प्रोटीन इस पर ऐसे टच होके चलती है ना ऐसे, और जैसे ही इस पर टच होती है तो ATP का होता है हाइड्रोलाइसिस, और ATP के हाइड्रोलाइसिस से आगे मूव होने के लिए इसको मिलेगी एनर्जी। तो इसका रोटेशन बताओ अभी क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब ये ऐसे ही तो मूव करके जाएगी इस पर आगे। तो ये जो रोटेशन है ये कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया ना ये। तो अभी ये यहीं पर रहेगी और थोड़ी देर बाद में आगे पहुंच जाएगी, फिर सपना यहीं रहेगी और आगे पहुंच जाएगी, और आगे पहुंच जाएगी, और ऐसे करके यहाँ पे पहुंच जाएगी, है ना। ये माइनस एंड से कहाँ पे पहुँच गई, प्लस एंड पे पहुँच गई। तो जिस तरीके से अपने डेली लाइफ में रोड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे एक सेल के पास में भी क्या होता है, रोड होता है ना। और उस रोड का फॉर्मेशन किसने किया है, माइक्रोट्यूब्यूल ने किया है। तो अब हम करते हैं ना कि जैसे ER से एक वेसाइकल बनी और गोल्जी बॉडी के पास में पहुँच गई, तो ऐसा नहीं कि वो हवा में पहुँच जाती है, वो भी ऐसे रोड के थ्रू जाती है ना, माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर ऐसे मूवमेंट करती हुई जाती है। और उसके मूवमेंट के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, या तो काइनेसिन प्रोटीन या डायनिन प्रोटीन। समझ में आ गई बात। तो ये मूवमेंट हो गया आपका कौन सा, क्लॉकवाइज हो गया। चाहे कोई सा भी मूवमेंट हो ना सेल में, जैसे सीलिया और फ्लैजिला का मूवमेंट है, उसमें भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें भी कोई ना कोई मोटर प्रोटीन आएगी। समझ में आ गई बात। तो ये एक डायग्राम आप नोट कर लो, यहाँ कर लिया था नोट पहले, कल नहीं किया था।
प्रियंका आप भी नहीं आए थे कल, है ना, परसों। अभी बड़े फ्रेम पे फ़ोटो लगवाएंगे ना, ताकि आप रोज़ाना आओ तो देख के दुख हो आपको। हाँ, जब भी देखा करें तो काश वर्ड आए, काश हम भी उस दिन जाते। सबसे बड़ी चीज़ ये थी मानी कि आपका जाने के लिए कुछ भी नहीं था, है ना, शनिवार को। रणथंभौर की टिकट 850 रुपये की है, और 2 घंटे का टाइम देते हैं बस घूमने के लिए। उदयपुर वगैरह चलेंगे, वो ही चलें जिनका पैसे का बजट हो। सबका जाना जरूरी नहीं है ना उदयपुर। यहाँ जरूरी था सबका जाना, यहाँ कोई खर्चा नहीं हो रहा था अपना, है ना। जिसका बजट हो वो ही चले ना उदयपुर। कॉलेज वाले जाएंगे तो कॉलेज से क्या लेना देना आपका? नहीं, थोड़े दिन जाओ, जैसे टूर पे जाएंगे तो 1 दिन छुट्टी कर लेना, 2 दिन की क्या ज़रूरी है। प्रीति मैडम वैसे भी कुछ बोलने वाली है नहीं, अब HOD वो ही है फिलहाल। क्या? वो तो कोर कमेटी में पहुंच गए, उनका तो प्रमोशन हो गया। और क्या, वो तो डीन वगैरह की पोस्ट पर पहुंच गए मान लो। अब ये मैडम संभालेंगे। वो तो कोर कमेटी के मेंबर बनेंगे। राजेश सर ने कभी पढ़ाया क्या आपको वैसे? HOD कभी पढ़ाते नहीं। HOD का क्या होता है, बस क्लास में आते हैं, बच्चों को बैठाएंगे, तब तक उनका फ़ोन आ जाएगा। हर HOD का यही हाल होता है ना। जैसे हमारे भी इधर महाराजा कॉलेज में थे, जैसे HS पलसानी नाम से थे, तो उन्होंने तो अलार्म सेट कर रखे थे ना, हर 10 मिनट बाद। यहाँ तो फ़ोन आ ही जाएगा ईमानदारी से, नहीं आएगा तो अलार्म तो बजेगा ही। अरे एक्चुअल में पढ़ाना भी नहीं आता ना, भूल जाते हैं। नहीं पढ़ाओगे तो क्या होगा बताओ। मतलब जब आप सेलेक्ट होते हैं, रिक्रूट होते हैं, तब तो आपको सब कुछ आता है। फिर आप मत पढ़ाओ 7-8 साल, क्या होगा? तो सबकी हालत ये होती है। मतलब आधे घंटे, मतलब आप वैसे लेक्चर दिलवा सकते हैं ना बाकी टॉपिक पे, सब्जेक्ट का उनको कुछ भी नहीं आता जाता है। ये होता है, पढ़ाते नहीं तो कहाँ से आएगा फिर। जब वो सेलेक्ट होते हैं उस टाइम पर उनको नॉलेज होती है। कोई भी HOD नहीं पढ़ाता, सबकी यही हालत है। चलो, ये डायग्राम बना लिया आपने। बनाना था ये डायग्राम। रेनू बना लिया क्या? सपना फिर घर वालों को दिखा दिया कि फोटो आपने? अब देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें वेसाइकल एंट्रोग्रोड भी ले जानी होती है, कई बार रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। तो अब हमें इस बार प्लस से माइनस की ओर भी ले जानी पड़ सकती है। जैसे ER से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर आ रही है, तो तब तो मान लो कि ये माइनस से प्लस की ओर गई। लेकिन कल को जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ER की ओर आएगी तब तो उल्टा होगा ना, प्लस से माइनस की ओर। तो उस कंडीशन में जैसे मान लो कि कोई वेसाइकल यहाँ पे है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ से लेके जानी है आपको इधर, तो कौन सी प्रोटीन लेके आओगे? जैसे ये तो हो गया आपका, कोई वेसाइकल हो गई, कौन सी प्रोटीन अटैच करें इस वेसाइकल के साथ में? काइनेसिन या डाइनिन? तो इसके साथ में हमने अटैच कर दी डाइनिन प्रोटीन। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। हाँ बोलिए।
कौन सी सब्जेक्ट है आपकी? जूलॉजी है। तो चलो मैं अभी कॉल बैक करता हूँ आपको, है ना, थोड़ी देर में। ओके। आप में से कोई काउंसलर नहीं बनेगा? फ़ोन आए तो बात कर लिया करो। साक्षी, आपको ही बना देना काउंसलर। अच्छा ये बताओ अभी ये जो मूवमेंट है यहाँ से, ये ऐसे मूवमेंट करेगी ना, या ऐसे करेगी? इसके ऊपर कैसे मूवमेंट करना पड़ेगा? इसको ऐसे तो मूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पक्का? ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। देखो जब हमें प्लस की ओर ले जानी पड़ी तब भी क्लॉकवाइज, और माइनस की ओर ला रहे हैं तब भी क्लॉकवाइज, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मूवमेंट कैसा है बताओ? और ऊपर कौन सा था? तो ऐसा कैसे हो रहा है? प्लस की ओर ले जा रहे हैं तब भी क्लॉकवाइज, माइनस की ओर ले जा रहे हैं तब भी क्लॉकवाइज। देखो नया, डायग्राम को समझ के देखो, प्लस की ओर ले जा रहे हैं तब भी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, माइनस की ओर लेके आ रहे हैं तब भी क्लॉकवाइज हो रहा है। एक लाइन बना दिया है। सपोज करो ऊपर वाली लाइन नहीं है, ऊपर वाली नहीं बनी, ये अब दूसरी लाइन है ये। तो देखो ऐसा है, ये डायग्राम हमने ऊपर की साइड में बनाया था, ये नीचे की साइड में बनाया था। अगर इसको भी हम ऊपर की साइड में बनाते ना, यहाँ पे इसको यहाँ पे बनाता मैं, तो ये कैसे मूवमेंट करवाना पड़ता है? इसका एंटी क्लॉकवाइज करवाना पड़ता है ना, वो नीचे की साइड में बना दिया इसलिए, क्योंकि जो बस और ट्रक है वो दोनों साइड में तो चलते नहीं, रोड के एक ही साइड में चलते हैं, ऊपर की साइड में, है ना। आजकल कुछ ट्रेन वगैरह आने लग गई हैं जो रोड के नीचे भी चलती हैं, नहीं देखिए ऐसे, वो ऐसे लटक के चलती हैं, उनका रूट इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब पटरी उनकी नहीं देखी आपने कुछ रील्स वगैरह में, जैसे ऐसे ब्रिज टाइप में बना होता है, उस पर नीचे की साइड में ऐसे लटक के चलती है ट्रेन। रोपवे की तरह ही चलती है ना। कल देखा ना सबने रोपवे परसों, अब कुछ लोग रोपवे देखने से रह गए। आपको लैंटना कैमरा भी दिखाया था वहाँ पे, डंडा थोर भी दिखाया था। चलो ये वाली कहानी समझ में आ गई। अब ये बताओ ये प्रोटीन कौन सी है? डायनिन। और डायनिन प्रोटीन को जरूरत किसकी पड़ती है? डायनेक्टिन की जरूरत पड़ती है ना। डायनिन प्रोटीन अकेले काम नहीं करती, उसको एक ऐसी सारी प्रोटीन जिसका नाम है डायनेक्टिन, है ना, उसकी नीड होगी। तो इस तरीके से सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, एक वेसाइकल एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाती है। वो तो एक रेस्पेक्ट पोजीशन पर डिपेंड करता है ना कि हम किस फ्रेम से देख रहे हैं उसको। अभी आप जिस फ्रेम से देख रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि क्लॉकवाइज है, अगर कोई पीछे की साइड से इसको देख रहा होगा तो उसको क्या लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये तो अपने देखने के फ्रेम पर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई लफड़ा नहीं है, केवल जो आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ उसके बेसिस पे आपको बताना है वैसा ना कि क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अभी इस वेसाइकल को मैं नीचे की बजाय ऐसे ऊपर से मूव कराता रोड के ऊपर की साइड से, तो ये क्या हो जाता? एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। फिर आपको ऐसे मूव कराना पड़ता ना इसको, इधर से इधर लेने जाने के लिए।
तो पिंकी, जो पिंकी नाम है ना, ये भी एक मोस्ट कॉमन नेम है ना प्रियंका की तरह ही, लेकिन पिंकी नाम की लड़की नहीं आई। पिंकी नाम की लड़की पहली बार आई है ना। पिंकी भी कॉमन नाम है, लगभग हर गांव मोहल्ले मिल जाता है। प्रियंका, पिंकी, ज्योति, दीपिका, यही गिने चुने नाम है ना। और लड़कों में सबसे ज़्यादा मिलता है सोनू, सोनू और मोनू। हमारे साथ लड़कियों के नाम नहीं होते, इधर तो लड़कियों के नाम भी होते हैं ना। सोनू नाम हमारी तरफ लड़कों के होते हैं। और इंडिया की जो ज़्यादातर जनसंख्या बढ़ाने का काम जो किया है ना, वो सोनू और मोनू ने किया है, क्योंकि अब सोनू हो गया तो मोनू भी होना चाहिए। उस टाइम पे मतलब 19 के दशक जो था ना, 1980-90 का दशक, उस टाइम पे लगभग हर मोहल्ले में मतलब 4-5 घर ऐसे होते थे जिनमें सोनू मोनू नाम के लड़के होते थे। और लड़कियों के नाम होते थे हमारी साइड में ममता और भूरी। हाँ, ये मतलब एक पेयर था ऐसे। और ऐसे ही ज्योति और किरण का पेयर। एक का नाम ज्योति, दूसरी का नाम किरण। फिर हमारे घर में तो हर लड़की का नाम गुड्डन जरूर है। हर घर में गुड्डन। मेरा और मेरे जितने भी कजन्स हैं ना, तो बोल रहे हैं सबका वही नाम। तो ये गुड्डन नाम नहीं है, ये तो घर का एक ऐसे प्यार का नाम होता है। जैसे हमारे साइड में क्या होता है कि कितने भी बड़े हो जाए हम, है ना, लेकिन हमसे जो बड़ा भाई है या पापा जी वगैरह हैं, तो वो नॉर्मली ऐसे नाम से नहीं पुकारते। वो जैसे लड़के को तो लल्लू बोलते हैं और उसको लाली बोलते हैं ना। हाँ, कितने भी बड़े हो जाओ। इसका एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लिया करो, कई बच्चों को दिक्कत होने लगी ठंडे से। क्या? या डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। एक एसी को एक कम पे एक को ज़्यादा पे चला लिया करो। और जिनको दिक्कत है वो इस साइड में बैठा करो, है ना, इस साइड थोड़ा गर्म रहती है। जिनको दिक्कत है ठंड से तो वो थोड़ा इस साइड में बैठा करो। मिटा जाए इसको रेखा। चलो अब देखो, हमने उस टाइम पे पढ़ा था ना छोटे थे तब कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको सेल डिवीजन के टाइम पे सेपरेट करने का काम कौन करता है? स्पिंडल फाइबर ही तो खींचते हैं ना अपोजिट पोल्स की ओर। तो देखो स्पिंडल फाइबर कैसे काम करता है। जैसे प्रोफेज आती है ना, प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर के बनने की है ना शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे तो रहता है आपका सेंट्रियोल, और ये इस साइड में दूसरा सेंट्रियोल होगा। तो यहाँ से ऐसे स्पिंडल फाइबर ऐसे रैंडमली निकलते हैं ना, इनको नहीं पता है कि अपने को कहाँ पे जाना है। और मान लो कि आपका क्रोमोसोम यहाँ पर है, और मेटाफेजिक प्लेट कहाँ पे होती है? बीच में होगी। ये एक ऐसी प्लेट होती है सब ना, इस पर आप खाना नहीं खा सकते। प्लेट तो होती है ये कौन सी प्लेट हो गई? मेटाफेजिक प्लेट। ये क्रोमोसोम हो गया।
तो देखो अब ये यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर निकल के जाते हैं, यहाँ से निकलने का मतलब क्या है कि पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो चुका है। तो माइनस एंड तो किधर रहेगा, इस सेंट्रियोल में रहेगा, और इधर कौन सा एंड होगा, प्लस एंड। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होते होते ये ऐसे आगे लेंथ में बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम के पास पहुँचेगा, इसको तो पता ही नहीं है क्रोमोसोम कहाँ पर है ना, ऐसा कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स काम नहीं करता कि इसको पता लगे कि ये जो अपना क्रोमोसोम है कहाँ पर है। ये तो रैंडमली ऐसे चारों तरफ निकल के जाते हैं ना, ऐसे पोल्स तक भी पहुँच जाते हैं। अब ये यहाँ से निकल के गया, अब इसको रास्ते में क्या मिल गया, सेंट्रियोल मिल गया, तो ये क्या कर जाएगा, वहाँ पे बाइंड कर जाएगा ना उसके साथ में। ये ऐसे यहाँ से निकल के जा रहा था, कोई मिला इसको रास्ते में, नहीं मिला, बिल्कुल ऐसे पहुँच गया। ये सपना ऐसे निकल के जा रहा था, इसको रास्ते में मिल गया सेंट्रियोल। तो ये जो सारा काम है ये कैसे होता है, ये रैंडमली होता है ना, ये वाला काम स्पिंडल फाइबर का बनना। मतलब ये मान लो आपकी कोई 100 स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, तब उनमें से कोई एक स्पिंडल फाइबर अटैच हो पाएगा किसके साथ में, सेंट्रियोल के साथ में। सेंट्रियोल नहीं, क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रोमियर। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अपने 46 क्रोमोसोम हैं तो उन 46 के लिए प्रॉपर 46 ही निकलेंगे ना, ऐसा नहीं है। आपको हज़ारों लाखों की संख्या में स्पिंडल फाइबर बनाने पड़ेंगे, तब जाके रैंडमली उनमें से जो भी सेंट्रोमियर के पास में से गुजर के जाएगा उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा ना। तो एक रैंडम प्रोसेस है। ये ऐसे जाके जुड़ जाएंगे ना आपस में। अभी क्रोमोसोम कहाँ पर है, मेटाफेजिक प्लेट पर है, कहाँ पर है, अभी है ना रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कौन सी फेज होगी, प्रोफेज। प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं और सेंट्रोमियर के साथ में अटैच भी हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कैसे अरेंज होंगे, ये रैंडमली अटैच होंगे। अब इसके बाद में सपना क्या होगा, अब कौन सी फेज आएगी, मेटाफेज आएगी, है ना। तो मेटाफेज में क्या करेंगे, प्लेट के ऊपर अरेंज कर देंगे। ये हो गया आपका सेंट्रियोल। अब देखो ये कोई क्रोमोसोम था ना, सपोज करो ये 1, ये भी 1, ये 2 और ये भी 2, ये 3 और ये भी 3, 4 और ये 4। एक एक नंबर के 2 क्रोमोसोम मिलते हैं ना अपन डिप्लॉयड हैं। तो अब देखो ये जो 1 नंबर का क्रोमोसोम है ये यहाँ पे ऐसे भी जुड़ा होगा और इसके साथ में जुड़ा होगा ना, दोनों पोल्स से जुड़ा होता है ये। तो देखो ये इस 1 नंबर के क्रोमोसोम में इसमें अपने को कहाँ पे लाना है, इसको कुल मिला के अभी मेटाफेजिक प्लेट पे लाना है। मेटाफेजिक प्लेट पे लाने के लिए जो नीचे के पोल से, साउथ पोल से जो फाइबर जा रहा है उसमें पॉलीमराइजेशन करना है या डीपॉलीमराइजेशन करना है, मतलब इसको खींच के हमको यहाँ पे रखना है। अब तो जो नीचे की पोल की साइड में जा रहा है इसकी लेंथ तो कम करनी पड़ेगी, इसमें इसको तो खींचना पड़ेगा और ऊपर से इसको ऐसे धकेलना पड़ेगा। तो इस ऊपर वाले की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, नीचे वाले की कम करनी पड़ेगी। तो लेंथ बढ़ाने के लिए इस ऊपर वाले में तो कराएंगे हम क्या, पॉलीमराइजेशन, और नीचे वाले माइक्रोट्यूब्यूल में कराएंगे डीपॉलीमराइजेशन। उसकी वजह से क्या होगा, ये कहाँ पर आ जाएगा, मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएगा। तो ये वाला जो थ्रेड था इसमें तो क्या होगा बताओ, डीपॉलीमराइजेशन, और इस वाले थ्रेड में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। ऐसे ही जो भी आपको दिख रहा है, जैसे ये वाला है तो इसमें नीचे वाले में क्या होगा, डीपॉलीमराइजेशन, और इस ऊपर वाले में पॉलीमराइजेशन। जैसे ये आपको दिख रहा है तो इसमें जो नीचे से जुड़ेगा उसमें तो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन, और ऊपर से जो आएगा उसमें डीपॉलीमराइजेशन। तो अपना टारगेट है कि क्रोमोसोम जो अभी रैंडमली अरेंज हैं उनको सबको कहाँ पे पहुँचाया जाए, अभी मेटाफेजिक प्लेट पे पहुँचाया जाए। तो जो मेटाफेज आएगी उसमें सारे क्रोमोसोम कहाँ पर अरेंज हो जाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। सपना स्पिंडल फाइबर को तरकु तंतु बोलते हैं, पता है ये वाली बात। तो सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पर अरेंज हो गए,
मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज होगा। ये अपना टारगेट रहता है मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज करने का मेटाफेज में। अब कौन सी फेज आएगी? अब एनाफेज में सारे के सारे स्पिंडल फाइबर में करेंगे हम क्या, पॉलीमराइजेशन या डीपॉलीमराइजेशन? डीपॉलीमराइजेशन। अब अपना टारगेट है कि इसको, इस वाले सिस्टर क्रोमेटिड को तो इधर खींचा जाए, इस वाले को उधर खींचा जाए, तो इसमें भी होगा डीपॉलीमराइजेशन और इसमें भी होगा डीपॉलीमराइजेशन। तो उसके बाद में ये है आपकी एनाफेज। अब ये दिमाग में लगाना कि क्रोमोसोम 4 थे 3 कैसे रह गए ना, इधर 4 थे ना, उसमें 3 रह गए, पूरे 46 हैं वो। तो समझ में आ गई बात। तो मेटाफेजिक प्लेट एक्चुअल में कुछ होती नहीं है, वो तो क्या है, जो भी सेल का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है ना, इसको हम व्यास बोलते हैं ना, व्यास ही तो बोलते हैं इसको। आप क्या बोलते हो व्यास को? डायमीटर। तो जो सेल का व्यास या डायमीटर होता है उस पॉइंट को हमने माना है, बाकी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई प्लेट वगैरह ऐसे होती है ना, कुछ भी नहीं होता है ऐसे। बस क्रोमोसोम जो है सेंटर वाले पार्ट में अरेंज हो जाते हैं, तो उस पार्ट को ही हमने क्या नाम दे दिया है? मेटाफेजिक प्लेट नाम दे दिया है। आगे बात समझ में? तो यहाँ स्पिंडल क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में भी किसका रोल है? स्पिंडल फाइबर का। और स्पिंडल फाइबर किससे बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से। तो कल को पूछा जाए कि सेल डिवीजन में माइक्रोट्यूब्यूल का रोल है या नहीं है? है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है ना। और माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है? कौन करेगा? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। और माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में क्या मिलता है आपका? सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल खुद किससे बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से। समझ में आ गई बात? तो मीनू ये डायग्राम आप नोट किया जाए ना, ये है प्रोफेज, ये वो है मेटाफेज, और आगे है एनाफेज। तो इसमें भी किसका रोल होता है? माइक्रोट्यूब्यूल का। साक्षी अपने मोबाइल में बोला है क्या? एक बार यहाँ से वो एक ऑटो बुक करना यहाँ से और उस ब्रांच के लिए। किसी को जाना तो नहीं ना जोटवाड़ा? ऑटो मतलब ऑटो करना है।
कैट लिस्ट किसके पास में अब निकालो। पाथ फाइंडर, हाँ अपोजिट गोहान प्लाजा वही। रेप्लिकॉन अकेडमी नाम से ही डाल दो वहाँ भी वो। क्या? हाँ क्वेश्चन भेजना है। पाथ फाइंडर चाहिए आपको? किसके पाथ फाइंडर के? कैट लिस्ट के कंपेरिजन में तो ईजी है। अभी 30 फोटो कॉपी करवाई थी, अब वो वहाँ पहुँचा रहे हैं पहले। तो वहाँ वाले बच्चों को कैट लिस्ट नहीं मिली अभी। ग्रुप में आपका नाम नहीं है? तो बर्थडे किसको विश किया था फिर ग्रुप में? सोनाली आपका तो होगा नाम इसमें, ग्रुप में है? आपका नाम है ग्रुप में इस नए वाले में? सर तबस्सुम को भी ऐड कर दो। It's 9:34 a.m.
क्वेश्चन भेजा है एक अभी ग्रुप में, और किसी को ऐड करना है ग्रुप में? जितेंद्र आपके पास क्वेश्चन आ गया? नहीं आया? ये बुक पीछे पहुंचा दो, है ना? किसकी है? आपकी है? हाँ, पीछे पहुंचा दो इसको ना, इमानी के पास तो होगा ही क्वेश्चन आ गया, पीछे पहुंचा दो, देख लेंगे ना। अरशद नाम है उसका ना। चलो अब जो क्वेश्चन आया है अभी वो मैं डायग्राम बना देता हूँ ना। आंसर की में आंसर गलत दिया हुआ है इसका। तो डायग्राम देख लो सब आप, और आपको बताना है इसको देख के। क्वेश्चन नंबर है एक, मेरे को दे दो लाओ। क्या ये पुरानी वाली होगी तो? इसमें ये 137 नंबर भी दिया है क्या क्वेश्चन? कितने नंबर वाला है इसमें? 2017 का है। हाँ क्या आ गया? अमन एक काम करना है, दोनों ही कर देना, अमन बाहुबली दोनों ही। वो बाहर कार्टून पड़ा है ना वहाँ ऑफिस में, वो कार्टून उसको देना है, और 15 एक बैग, 15 बैग। हाँ ऑटो वाले को ना अभी आ रहा है। बैग तो पता है ना कहाँ रखे हैं, उसी में रखे होंगे। साक्षी को ले जाना साथ में, क्योंकि OTP तो साक्षी को भी आएगा। ये 137 नंबर वाला है ना, इसमें भी 137 पे ही होगा। हाँ 137 नंबर वाला क्वेश्चन देखो बुक में जो मैंने भेजा है, मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार। अपने हिसाब से आंसर बताना है इसका, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, उस आंसर की में तो गलत भी हो सकता है उसमें।
ये क्वेश्चन है, तो हर्षद अपने हिसाब से क्या आना चाहिए इसका? डायनिन। डायनिन किधर मूव कराती है? क्या? प्रीति अपने हिसाब से क्या होगा? काइनेसिन। कुछ लोग डायनिन भी बता रहे हैं। क्या आएगा? काइनेसिन आएगा ना। तो डायनिन क्यों बता रहे हैं लोग फिर? वो ऑटो में रखवाना है भी। हाँ ठीक है फिर 15 बैग और वो है ना उसमें, ध्यान से। रेखा अपने हिसाब से क्या होना चाहिए? काइनेसिन। लोग डायनिन क्यों बता रहे हैं फिर? प्रतीक्षा अपने हिसाब से आंसर में देख के बता रहे हैं कि पीछे से? चलो सपना से राय लेते हैं ना, एक्सपर्ट की राय सर्वमान्य होगी। सपना क्या होना चाहिए अपने हिसाब से? क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना क्या है क्वेश्चन? पहले ये बताओ कि जो अपनी बाइसाइकिल है वो किधर मूव कर रही है, प्लस की तरफ या माइनस की तरफ? प्लस की तरफ, पक्का? तो यही बस आप मिस्टेक कर रहे हो ना। पहले ये बताओ, ये तो माइक्रोट्यूब्यूल है, देखो ये तो माइक्रोट्यूब्यूल हो गई और ये अपनी बाइसाइकिल होगी ना। यहाँ पे बाइसाइकिल के साथ में तो प्रोटीन अटैच होगी जो भी काइनेसिन डायनिन है। तो ये अपनी बाइसाइकिल मान लो है ना। देखो ये अभी डायग्राम ऐसे है, अभी बाद में डायग्राम ऐसे है ना, फाइनल डायग्राम। तो अभी देखो अपनी बाइसाइकिल लेफ्ट की साइड में आई है, राइट की साइड में गई है? किधर गई है बाइसाइकिल अपनी मूव करके? देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इधर आई होगी तभी तो ये इधर बाहर निकल रही है बाद में। तो अपनी जो बाइसाइकिल है उसने किधर मूवमेंट किया है? प्लस की तरफ या माइनस की तरफ? अरे ये इधर प्लस एंड है तो इधर कौन सा एंड होगा? माइनस एंड होगा। तो आप जो मूवमेंट देख रहे हो वो माइक्रोट्यूब्यूल का देख रहे हो, जबकि मूवमेंट हमें किसका देखना होता है? बाइसाइकिल का। मैंने बताया ना कि काइनेसिन एंड डायनिन प्रोटीन है वो होती है प्लस एंड या माइनस एंड डायरेक्टेड। माइक्रोट्यूब्यूल तो अपनी जगह पर ही रहती है। मूव कौन करता है? बाइसाइकिल करती है। तो बाइसाइकिल का मूवमेंट देखो, बाइसाइकिल किधर मूव की? बाइसाइकिल तो इधर ही मूव कर रही ना। देखो पहले डायग्राम ये था, अब ये है, ये यहाँ से यहाँ गई ना, देखो। तो बाइसाइकिल ने माइनस की तरफ मूव किया है और माइनस की तरफ मूव करने वाली प्रोटीन कौन सी होगी? डायनिन। समझ में आ गई बात? अब आप लोग उस प्लस के एंड में फंस रहे हो कि प्लस एंड की तरफ मूव कर रही है ना। ऐसा इसमें बाइसाइकिल के बारे में थोड़ी लिखा है, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। टू अंडरस्टैंड द माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर एक्टिविटी ऑफ फ्रेशली प्यूरिफाइड मोटर प्रोटीन्स फ्रॉम बडिंग यीस्ट, है ना, यीस्ट से कोई प्रोटीन ली है ना। ए रिसर्चर सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड ग्लाइडिंग ऐसे, एक ये ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है ना तैयार किया है उसने। ग्लाइडिंग ऐसे बोलते हैं ना, फिसलने वाला जो होता है उसको। In such an assay where microtubules are fluorescently tagged at its plus end, the researcher observed that this motor protein moves the microtubule in the direction of its plus end as shown below। ये बोल रहा है कि इस ऐसे में देखो वैसे क्या होता है कि नॉर्मल माइक्रोट्यूब्यूल अपनी जगह पर रहती है, लेकिन यहाँ इसने क्या किया है, यहाँ इसने बाइसाइकिल को फिक्स कर दिया है और मूवमेंट कौन कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल कर रहा है। तो हमें तो मूवमेंट हमेशा किसका देखना होता है? बाइसाइकिल का देखना होता है। अगर एक्चुअल में ये यहाँ पर फिक्स होता, जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल अपनी जगह पे फिक्स रहती, तो ये ऐसे इधर मूव करके जाता है, लेकिन यहाँ पे ये इसने फिक्स कर दिया है तो माइक्रोट्यूब्यूल किधर करेगा मूवमेंट? देखो मूवमेंट हमेशा रेस्पेक्टिव होता है। जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो ज़मीन को पीछे धकेलने की कोशिश करते हो, ऐसी अगर ये बाइसाइकिल अगर इस तरफ बढ़ेगी तो इसको किधर धकेलने की कोशिश करेगी? मैं ऐसे इधर इस साइड में धकेलने की कोशिश करेगी। तो अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल फिक्स होती तब तो ये ऐसे इधर आगे बढ़ता, लेकिन ये फिक्स कर दिया, माइक्रोट्यूब्यूल फिक्स नहीं की, तो माइक्रोट्यूब्यूल अब इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो मूवमेंट हमें माइक्रोट्यूब्यूल का नहीं देखना होता, हमें किसका देखना होता है? बाइसाइकिल का। बाइसाइकिल ने किधर मूवमेंट किया? माइनस एंड की तरफ। और माइनस एंड की तरफ मूवमेंट करने वाली प्रोटीन कौन सी होगी? डायनिन। समझ में आ गई बात? अगर ये प्रोटीन मतलब इस तरफ मूवमेंट करती तो काइनेसिन भी हो सकती थी और डायनिन भी हो सकती थी। फिर आपका आंसर होता है ना आइदर काइनेसिन और डायनिन, क्योंकि काइनेसिन के पास में दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं।
प्लस एंड वाली भी और माइनस एंड वाली भी। समझ में आ गई बात? तो इस डायग्राम को नोट कर लो, है ना। इसको उस टाइम पे मोस्टली बच्चे गलत करके आए थे। ओनली डायनेन। क्या उसमें थोड़े बहुत ज़्यादा हो जाए? 2 पैकेट में 20 होंगे, फिर एक पैकेट में 10 बैग होंगे, तो 2 पैकेट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लौट के आ जाएंगे, वहाँ पड़े रहेंगे। डायनेन है इसका आंसर। क्या? वो इसलिए नहीं माना, मैं बता रहा हूँ कि अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करती, क्योंकि मोस्टली काइनेशन कैसी हैं, प्लस एंड डायरेक्टेड है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करती आगे की साइड में, तब हम मान लेते कि काइनेशन भी हो सकती है और डायनेन भी हो सकती है। डायनेन इसलिए नहीं है क्योंकि उसका मूवमेंट जो है ना माइनस, जैसे हमने डिस्कवर तो कर ली कि माइनस की तरफ भी हो सकती है ना काइनेशन, लेकिन उसका मूवमेंट देखने को नहीं मिला है ना सेल में, इसलिए नहीं माना यहाँ पे। काइनेशन 14 जो है ना, उसको हमने डिस्कवर तो कर लिया कि वो माइनस एंड डायरेक्टेड है, लेकिन क्या दोनों जब होती हैं, जब मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे अभी किस तरफ जा रही है, ये माइनस की तरफ जा रही है, अगर ये प्लस की तरफ जा रही होती, हाँ, तब भी 100% काइनेशन नहीं होता ना, क्योंकि डायनेन कोई भी ऐसी नहीं है अपने पास में जो माइनस की तरफ ले जाती हो। कोई भी डायनेन प्रोटीन अभी डिस्कवर नहीं किया है जो प्लस एंड डायरेक्टेड हो। क्या आंसर तो डायनेन होगा इसका। तो ये वाली बात समझ में आ गई। हमें मूवमेंट माइक्रोट्यूब्यूल का नहीं देखना है, हमें मूवमेंट किसका देखना है, बेस साइकिल का देखना है। क्या मैंने तो इसलिए बोला क्योंकि आप फिर आंसर देख के बताओगे ना, तभी तो आप लोगों ने चेंज कर लिया अपना आंसर। क्योंकि काइनेशन आया था ना ज़्यादातर बच्चों का। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। शंकर का आया आज? नहीं आया? तो कल आप लोग बैग लेके आ जाना, पढ़ लेंगे 1 आध घंटे, फिर वो झंडारोहण हो जाएगा, है ना। हाँ नहीं पढ़ाएंगे, 1 घंटे पढ़ा देंगे। ऐसा होता है कि आप लोग नहीं आओगे तो अपना भी टाइम से नहाना धोना नहीं हो पाता फिर, है ना। आप लोग आ जाते हो तो कम से कम हमारा भी टाइम से नहाना धोना हो जाता है। जैसे कल संडे था, अब कल का आप आउटपुट पहुँचो कुछ भी नहीं है ना, 0 आउटपुट। कल कोई मिलने जुलने वाला भी नहीं आया, तो कल कुछ काम हुआ ही नहीं। It's 9:54 a.m.
क्या? परीक्षा बहुत हो गया था सर। हाँ, सो नहीं पाया बिल्कुल भी ना दिन में, नहीं तो दिन में सोता है वो 2-3 घंटे। पर ये छोटे से ने दुनिया घूम लिया ना अभी, बस 1 महीने का होते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद में। इसमें कौन से नंबर का दे रखा है ये? क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये। न्यूरॉन की बात चल रही है ना यहाँ पे। इसका आंसर क्या था? डायनेन था ना इसका आंसर। सपना समझ में आ गया कैसे डायनेन था? आपको मोटर प्रोटीन पढ़ाई ना, आज ही पढ़ाई थी। तो जो माइनस की ओर जाएगा वो डायनेन, प्लस की ओर जाएगा वो काइनेशन। देखो ये एक न्यूरॉन हो गई, और ये न्यूरॉन का होता है हेड वाला पोर्शन। तो यहाँ से ये सिंथेसाइज होके जो सिनेप्टिक वेसाइकल है वो इस सिनेप्टिक वाले पोर्शन में पहुँचती है ना, यहाँ से यहाँ तक। और इसको एंटेरोग्रेड बोलेंगे या रेट्रोग्रेड बोलेंगे? एंटेरोग्रेड बोलेंगे इसको। तो देखो मोस्टली सेल में क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल अटैच रहती है ना, ये तो आपका हो गया यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, और यहाँ से एसिड ये होता है आपका न्यूक्लियस की तरफ रहता है ना। सेंट्रल शुरू में न्यूक्लियस में रहेंगे। तो यहाँ पे रहेगा आपका MTOC है ना, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अब यहाँ से बेसाइक किसकी शुरुआत होगी? इसकी बनने की शुरुआत होगी ना माइक्रोट्यूब्यूल की। तो यहाँ से जैसे जाएगा इस तरफ रहेगा माइक्रोट्यूब्यूल का कौन सा एंड? प्लस एंड। इधर रहेगा माइनस एंड। इस तरीके से ना सेल में अरेंजमेंट मिलता है ना। मतलब न्यूक्लियस की तरफ तो कौन सा एंड रहता है माइक्रोट्यूब्यूल का? माइनस वाला एंड। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहता है प्लस वाला एंड रहता है। तो अब इस पर कोई भी वेसाइकल चल के जाएगी, जैसे न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर जाए, तब तो उसको बोलते हैं एंटेरोग्रेड। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इधर आए ER की तरफ, तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड। ऐसा बताया था ना प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में। तो अब ये आपको याद भी रखना है ना, जो एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कौन सी प्रोटीन काम में आएगी? अभी देखो ऐसे इस तरीके से रोड का निर्माण होता है ना सेल में। तो अभी यहाँ पे जैसे आपको कुछ न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की इधर मेम्ब्रेन की ओर ले जाना हो, तो कौन सी प्रोटीन काम में आएगी? काइनेसिन या डायनेन? प्लस एंड की तरफ ले जाने के लिए काइनेसिन प्रोटीन काम में आती है। तो यहाँ पे आएगी काइनेसिन प्रोटीन काम में। इसको बोला है हमने एंटेरोग्रेड या रेट्रोग्रेड? एंटेरोग्रेड बोला है। तो एंटेरोग्रेड में आती है आपकी काइनेशन। ये आप एक डायग्राम बना लेना है ना, इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है। अभी आपको बताया था ना MTOC में माइनस एंड रहता है।
सीधा सीधा याद रख लेना है, एंटेरोग्रेड पाथवे में कौन काम में आता है, काइनेसिन काम में आता है। चलो ये छाप लिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन से नंबर वाला है, 53 वाला। 53 वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। देख लिया 53। ये आपको केवल क्वेश्चन नहीं देखना है, ये आपको नोट्स में नोट भी कर लेना है ना। जैसे ये नोट कर लेना कि एंटेरोग्रेड पाथवे में कौन सी प्रोटीन काम में आती है, काइनेसिन काम में आती है। कॉपी में नोट कर लेने बात है ना, एंटेरोग्रेड पाथवे में काइनेसिन प्रोटीन हेल्प करती है। अब ये है 53। 53 में आप नोट करोगे कोई सा भी सेल ऑर्गेनल अपनी पोजीशन पे फिक्स है। जैसे गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी अपनी जगह पे ही पाई जाती है, मतलब ईआर के नीचे है ना। ईआर फिक्स है कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है उससे सटी हुई मिलती है। तो हर किसी और सेल ऑर्गेनल की जो लोकेशन है वो सेल में फिक्स है। तो फिक्स किस प्रोटीन की वजह से है, माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से। तो ये इसमें आप पॉइंट में नोट करोगे, लोकेलाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल। तो आगे किस प्रोटीन का रोल होता है इसमें, माइक्रोट्यूब्यूल का। तो जितेंद्र मोस्टली केस में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं वो इनके फंक्शन के ऊपर ही आए हैं ना, कि कौन सा जो साइटोस्केलेटन है वो किस काम में आता है। तो सेल ऑर्गेनल के लोकलाइजेशन में कौन काम में आता है, माइक्रोट्यूब्यूल। क्रोमोसोम मूवमेंट में कौन काम आता है, माइक्रोट्यूब्यूल। मोस्टली केस में है ना फंक्शन वाले क्वेश्चन पूछे गए इनके।
109 नंबर वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। वन 109। बाहुबली को रख दिया, उसको फ़ोन और करना है वहाँ किसी को, उस ब्रांच वाले को दे दिए कि उसको एक और निशु मैडम को और बोल देना फ़ोन करके। एक 109 नंबर वाला क्वेश्चन मिल गया? मिल गया दिनेश, देखो पढ़ो एक बार। चलो आप बताओ 109 नंबर वाले को। देखो ऐसा था कि कोई वो होता है ना, गोल्जी बॉडी एक सेल ऑर्गेनल है। जीएफपी का मतलब जानते हो? जीएफपी आया है इसमें एक नया नाम। जीएफपी ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। जूलॉजी वालों ने सुना होगा ये नाम वैसे पहले। जीएफपी टूल एंड टेक्निक्स में भी आता है। जितेंद्र ये एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन का कलर कैसा आता है? लाइट डालने पर ग्रीन कलर दिखाई देता है। और ये एक बायोलॉजिकल प्रोटीन है, मतलब कोई केमिकल नहीं है, बायोलॉजिकल प्रोटीन है। एक जेलीफिश नाम सुना होगा? जेलीफिश इसको सिंथेसाइज करती है। और कई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जैसे कलर, जैसे पानी में वो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, तो उनमें कोई ना कोई ऐसा पिगमेंट मिलता है जो कलरफुल होता है। तो ये एक ऐसी प्रोटीन है, जब इसके ऊपर कलर लाइट डाली जाएगी तो कैसा कलर दिखाई देगा? ग्रीन कलर दिखाई देता है उसका, है ना। तो इसको किसी के भी साथ में अटैच कर दो इस जीएफपी को, और वो जहाँ जहाँ जाएगा उसके साथ में जीएफपी भी जाएगा। तो ये लोकेशन को ट्रेस करने में हेल्प करता है। जैसे एक सेल में आपको लोकेशन ट्रेस करनी है किसी की, तो उसके साथ में जीएफपी अटैच कर दो। अब वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ से कैसा कलर आएगा? ग्रीन कलर आएगा। तो ये लोकेशन को, मूवमेंट को ट्रेस करने के काम में आता है ना। नाम क्या है इसका? जीएफपी। तो देखो कोई प्रोटीन थी और वो गोल्जी बॉडी में जा रही थी, फिर कोई ड्रग वगैरह डाला तो गोल्जी बॉडी बनी नहीं। गोल्जी बॉडी क्या होगी? डिसरप्ट हो गई। इसका मतलब कोई सेल ऑर्गेनल है, उसको बनाने के लिए गोल्जी बॉडी हो सकती है, या आगे वेसाइकल वगैरह हो सकती है। उसको बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो वेसाइकल बन के जाती है, तो उसके लिए क्या चाहिए? रोड चाहिए। जैसे कि गोल्जी बॉडी भी कैसे बनती है? ईआर से वेसाइकल आती है तभी तो बनती है। तो कोई सा भी सेल ऑर्गेनल हो, चाहे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्यों ना हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए भी जो प्रोटीन आती हैं वो सीटीटी के थ्रू आती हैं, वेसाइकल में पैक होकर आती हैं। तो आपको एक तो रोड की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ रही बात? दूसरा किसकी ज़रूरत पड़ेगी? भाई वेसाइकल मूवमेंट करके जाएगी तो उसके लिए क्या चाहिए? कोई मोटर प्रोटीन चाहिए। तो अब मोटर प्रोटीन काइनेसिन भी हो सकती है और डायनेन भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकती हैं, दोनों ही प्रोटीन हो सकती हैं। जैसे कि गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी में दोनों ही तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, एंट्रोग्रेड भी और रेट्रोग्रेड भी देखने को मिलता है ना। तो काइनेसिन प्रोटीन भी आ सकती है और डायनेन प्रोटीन भी आ सकती है। तो अगर आपको गोल्जी बॉडी बनानी है, तो गोल्जी बॉडी बनाने के लिए एक तो वेसाइकल को मूव कराने के लिए रोड चाहिए। वो कौन बना के जाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल को एनर्जी कौन देगा? उसको माइक्रोट्यूब्यूल पे वेसाइकल को मूव कराने के लिए एनर्जी कौन देगा?
मोटर प्रोटीन, तो कोई एक मोटर प्रोटीन होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें तो प्राइमरी आवश्यकता है ना, बाकी और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखो इसमें 4 दिए हैं, एक तो दिया है डायनिन कॉम्प्लेक्स, मायोसिन। मायोसिन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, मायोसिन की ज़रूरत पड़ती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में। और जो डी है आपका डायसर, डायसर एक mRNA होता है, ये उसमें आपने डेब बायो में पढ़ा हो किसी, क्या RNA है, ये क्या करता है, जैसे किसी सेल में कोई जीन वगैरह साइलेंट करनी होती है ना, तो उसको RNA को ये डिग्रेड कर देता है। मतलब जैसे पुरानी जो RNA पड़े हुए उनको डिग्रेड कर देगा और नए RNA हम बनने नहीं देते। जैसे सेल डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस पढ़ी है, उसमें काम आता है ये। तो इसमें अपने काम आ जाएंगे, एक तो डायनिन कॉम्प्लेक्स काम में आ जाएगा और दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स काम में आ जाएंगे, है ना। तो डायसर तो आता है सेल के डी डिफ्रेंशिएट करने में, मतलब RNA को डिग्रेड करने में, और मायोसिन आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। किसका लोकलाइजेशन का मतलब फाइनली वो कहाँ पर मिलता है? तो सर इसमें ना ऊपर लिखा हुआ है लोकलाइजेशन टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी एप्रेटस और नीचे लिखा हुआ है जब हमने फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में चेक किया तो पेरीसेंट्रोसोमल लोकलाइजेशन। मतलब हमने ड्रग डाला तो ये ड्रग डालने के बाद में है, मतलब गोल्जी बॉडी अपनी उस तरीके से नहीं बन पाई जैसे बननी चाहिए थी, मतलब लोकल डिसलोकलाइजेशन हो गया ना, गोल्जी बन ही नहीं पाई उसके, क्योंकि बेसाइकिल जो फ्यूज वगैरह आप कराओगे तभी तो बनेगी पर्टिकुलर गोल्जी बॉडी, तो बेसाइकिल अपनी लोकेशन पे नहीं पहुंच पाएंगी। सर तो जब ये एंटेरोग्रेड पाथवे में मूव कर रहा है हाँ, तो फिर अपन डायनिन का क्यों लिख रहे हैं? ये केवल एंटेरोग्रेड नहीं, दोनों ही काम में आते हैं इसमें। आपको बताया था ना, जो इंट्रा गोल्जी नेटवर्क होता है उसमें सिस से मीडियन, मीडियन से ट्रांस भी होता है, ट्रांस से मीडियन, मीडियन से सिस भी होता है, क्योंकि कुछ प्रोटीन जो है ना जैसे ट्रांस गोल्जी में मॉडिफाई होनी है और लेकिन उनको रहना था ER में, तो वो मॉडिफाई कराने के लिए हम उनको लेके जाते हैं, फिर वापस से लौटा के भी लानी होती है। तो गोल्जी बॉडी में दोनों ही तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है ना, एंट्रोग्रेड भी और रेट्रोग्रेड भी, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है ना उसकी इंटीग्रिटी के लिए। आप बिना रेट्रोग्रेड के भी नहीं बना सकते, है ना, गोल्जी बॉडी को, क्योंकि जैसे कोई सिस गोल्जी की प्रोटीन है लेकिन उसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है ट्रांस गोल्जी में, तो आपको ट्रांस गोल्जी से वापस से लौटा के लानी पड़ेगी ना, तभी तो सिस गोल्जी एग्जिस्ट कर पाएगी। तो दोनों ही मूवमेंट इसके लिए ज़रूरी हैं। हाँ बताओ। सर इसकी जो थर्ड लाइन है ना फिर उसका क्या सिग्निफिकेंस है क्वेश्चन में? कौन सी वाली का? थर्ड लाइन नोटेड दैट GFP इज पेरीसेंट्रोसोमल इन इट्स लोकलाइजेशन। GFP इज पेरीसेंट्रोसोमल इन इट्स लोकलाइजेशन। ये जो प्रोटीन है ना, ये मतलब उस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, जैसे जेली फिश वगैरह में बनती है मान लो, तो बनने के बाद में कहीं ना कहीं तो रहती होगी ना, तो बनने के बाद में ये पेरीसेंट्रोसोमल वाले रीजन में रहती है, हर किसी में तो बनती नहीं है, जिसमें बनती है उसकी बात कर रहा होगा। और सर अगर इसमें डायनिन और काइनेसिन दोनों के ऑप्शन तो दोनों का ही रोल होता है, काइनेसिन का भी होगा ना, क्योंकि रेट्रोग्रेड भी तो होता है ना, तो रेट्रोग्रेड में काइनेसिन का भी रोल आएगा, डायनिन का। एंट्रोग्रेड में तो होता है आपका काइनेसिन का और रेट्रोग्रेड में होता है डायनिन का। चलो ये आपकी माइक्रोट्यूब्यूल है ना, कंप्लीट हो गई। माइक्रोट्यूब्यूल का जो डायमीटर है वो कितना होता है? तो बाहर की साइड से तो होता है 25 नैनोमीटर और अंदर की साइड से होता है 15 नैनोमीटर के लगभग। साथ में सबका एक साथ लगा देंगे ना, कंपेरिजन करके तीनों का। अब आप दूसरी वो डालो, माइक्रोट्यूब्यूल के बाद में कौन सा फिलामेंट था? ये भी एक